हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 1 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाके पहले वाले सेट को भी आप देख लीजिए। प्लस फ्रेंड, मैं बता दूं आपको कि रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट अभी मैं 1 और 2 करवा चुकी हूँ। आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी जाकर प्लीज़ देख लीजिए, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 7 फेज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, मैं तरह तरह के प्रैक्टिस सेट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। आपको पता चले कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट में कौन से कुछ नए हम सीखने को मिल रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो फ्रेंड, सपोर्ट भी किया कीजिए और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो यह जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका के जो रचनाकार थे यह मेघास्तनीज थे। मेघास्तनीज के द्वारा इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन के जो है वर्णन किया गया है। अगला सवाल है हमारा, भरत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह जो युद्ध है परुशनी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराज युद्ध का वर्णन है जो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था और दसराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। अगला सवाल है, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है? तो इसका जो आरंभ है 57 ईस्वी पूर्व माना जाता है। विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। अगला सवाल है हमारा, गुप्त शासकों की शासकीय या राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी जो राजकीय भाषा थी संस्कृत मानी जाती है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इन्होंने कुल 17 बार जो है आक्रमण किया था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने 1009 से 27 तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किया था, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रसार तथा बुत प्रति को समाप्त करना था। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसको हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो यह हो जाएंगे खिलजी वंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो है लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था तथा सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश 94 वर्ष शासन किया था।
सवाल है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो यह जो की गई थी ऑप्शन बी 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है, जिसने सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो वह घटना जो सबसे बाद में हुई थी यह हो जाएगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एक हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे जॉर्ज यूल। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। वही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह विभाजन प्रभावी हो गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हुई थी, वहीं 20 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। अगला सवाल है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो यह की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। 1909 में कर्जन वायली की हत्या लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर दी गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो किया गया था प्रस्ताव CR दास के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो यह की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला सवाल है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो यह जो हो जाएंगे कुल 5 प्रांत थे। 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यह जो हो जाएंगे चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इनमें जो है उपयुक्त सभी ने जो है भूमिगत रेडियो का संचालन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और गांधी इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें जो है तेज बहादुर संप्रो, MR जयकर आदि के प्रयास से यह संभव हुआ था। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह का जो है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम ज़ीरोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत हम केचुए का पालन करते हैं। अगला सवाल है हमारा, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी एवं भीलांगना नदी पर अवस्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है एक दूसरे से सुमेलित हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005 को। नेक्स्ट सवाल है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह हो जाएगा गुजरात में।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 को गुजरात में नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया और यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो कि गांधीनगर के कलोल में स्थापित किया गया है। अगले सवाल को देख लेते हैं। बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? स्पोर्ट्स के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, यह जीत लिया है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यह जो भंडार मिला है जम्मू कश्मीर में मिला है। अगले सवाल को देख लेते हैं। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो यह जो लक्ष्य रखा गया है 45.03 लाख करोड़ रुपए का। अगला सवाल है, हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वे शिव प्रताप शुक्ल हैं। जान लेते हैं और राज्यों के बारे में। तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं ये हो जाएंगे फागू चौहान। बिहार में जो हो जाएगा याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और सिक्किम का हो जाएगा आपका सवाल है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह फिजी में किया गया था 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, और जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो यह जो अब्देल फतह अल सीसी हैं यह राष्ट्रपति थे मिस्र के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसे 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है हमारा, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो यह हो जाएगा भारत बायोटेक के द्वारा। अगला सवाल है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्य संपादित नहीं होगा आपके कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति पर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? तो ऐसे रोग को जो है चिरकालिक रोग के नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो यह जो हो जाएंगे हरित लवक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है। अगला सवाल है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है? तो यह हो जाएगा ऊपर से नीचे दोनों ओर जो होता है फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अगला सवाल है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो पादपों का जो अपशिष्ट है यह संचित होता है उपयुक्त सभी में, जैसे कोशिका रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में। अगला सवाल है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं? तो यह सहायक होते हैं ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन जो होता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अगला सवाल है, सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो यह हो जाएगा अनंत तक। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की वस्तुओं को अस्पष्ट देख सकता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने
की युक्ति को कहते हैं? तो यह इस उक्ति को हम जनित्र या जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विस्थापन की दर को कहा जाता है? तो विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सी इसका राइट आंसर। सवाल है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या हो जाएंगे ये? ऑप्शन बी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है? तो सोडियम जो क्लोराइड है यह नमक का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 10 होंगी। अगला सवाल है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो इसमें जो हो जाएंगे कुल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अगला सवाल है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अवयव है? तो यह अवयव हो जाएगा सभी का, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन का। अगले सवाल को देख लेते हैं हम, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं? तो यह हो जाएगा H2O। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो यह हो जाएगा CHO। अगला सवाल है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत? तो यह हो जाएगा अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो यह हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार के मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। अगले सवाल को देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो यह हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव।
तो इनमें से सभी जो है सप्तऋषि में शामिल हैं। और भी देख लेते हैं क्या क्या सप्तऋषि में शामिल है 7 चीज। तो पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है बुनियादी ढांचा एवं निवेश, चौथा है निहित क्षमताओं का विस्तार, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बिहार के संबंध में खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का जो पठार है यह विंध्यन क्रम की, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम माना जाता है। अगले सवाल को देख लेते हैं हम। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो कौन सा द्वीप है जो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा रामेश्वरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, रेगूर किसका नाम है? तो रेगूर जो है यह काली मिट्टी को हम कहते हैं, और काली मिट्टी को स्थानीय रूप से हम रेगूर या कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और यह जो उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और भारत में इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र पर भी मिलता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का एक ऐसा समूह है जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीक होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल या तो नक्षत्र। अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा। तो यह जो अंतर होगा 6 घंटे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो जो धारा नहीं है ये हो जाएंगी बेंगुएला की धारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक ठंडी जल धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूरब एवं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अगले सवाल को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो जो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है यह हो जाएगा बियर। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसमें शामिल झीलों की बात करें तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन तथा ईरी और ओंटारियो, ये भी दोनों याद रखिएगा, ईरी और ओंटारियो। अगले सवाल को देख लेते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो यह जो महत्वपूर्ण पहलू हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला सवाल है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगले सवाल को देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो यह जो शुरू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। अगले सवाल को देख लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है उपयुक्त सभी को, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, इन सभी को जो है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान यह अवस्थित है नई दिल्ली में। और
इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका जो हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और अंग्रेजी में इसको हम नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नाम पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है? तो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी 243। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। तो कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए धान का खेत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह जो आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन का हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था और इस आंदोलन का जो नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन जो है मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन था और इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामान्य अध्ययन का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।